कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वन शॉट में लेकर के आ गए हैं और इस चैप्टर का नाम है बच्चों यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 की बुक 1 की बात करें तो ये चैप्टर नंबर आपका 6 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके जो नाम है, इस चैप्टर का जो नाम है, इसी के अंदर इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है। बात करते हैं थोड़े इस नाम की और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे एनिमेटेड चलते हुए वीडियोस के साथ जो वर्किंग वीडियोस हैं उससे आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही आसान चैप्टर है। लेकिन आप लोगों को यह समझना होगा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, उसका वन शॉट वीडियो या कोई भी उसका पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो कि चैप्टर नंबर 4 और 5 है, उनका हल्का फुल्का नॉलेज अगर होगा तो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वर्ड्स की, सेपरेट इनका मीनिंग, सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्या एक्चुअली इनका मीनिंग है। देखिए बच्चों, जब भी मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जोड़ा जाता है, तब हम यहां से बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब यह है कि मैग्नेट तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता ही करता है, लेकिन अगर किसी कंडक्टर में या किसी लूप में या किसी वायर में कभी भी अगर करंट फ्लो होता है तो वो भी एक यहां से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। हम उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्लास 10th की फिजिक्स में आप लोगों ने लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा, इसका नाम था ईएमआई। ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12th में बहुत बड़ा रूप ले लेता है, ताकि एक पूरा चैप्टर हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन जो वर्ड है बच्चों वो इंड्यूस्ड से आया है, मतलब कोई चीज यहां पे प्रोड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो मैग्नेट है वो केवल अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो बहुत सारी चीजें होती है। आइए बच्चों जानते हैं, यहां से हम बात करते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एक वीडियो यहां से शो हो रहा है, एक एनिमेटेड वीडियो शो हो रहा है। वो आपको ये दिखा रहा है कि भैया इस कॉइल में हमने कहीं पे भी कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है। सिंपल से बात करेंगे, बहुत आसान भाषा में बात करेंगे। हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि इस कॉइल के अंदर कहीं पे भी कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस कॉइल में जो आउटपुट पे लगा हुआ बल्ब है या जो लगी हुई सीएफएल एलईडी लाइट है, ये क्या कर रही है? ब्लिंक कर रही है। मतलब ये एक तरीके से इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसीलिए ये क्या हो रही है? जल रही है। और क्या हो रही है? बंद हो रही है। एक बार जलती है, एक बार बंद होती है, एक बार जलती है, एक बार बंद होती है। ये शायद आप लोगों को हल्का फुल्का इस वीडियो को देखने से समझ में आ रहा होगा। अब इसके पीछे का कारण आप लोग समझ गए होंगे कि इसके पीछे का कारण है क्या। इसके पीछे का कारण जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है, इस मैग्नेट का अंदर और बाहर आना ही इसके पीछे का कारण है। क्लियर है? इस मैग्नेट का जो अंदर बाहर इस कॉइल में से होना है, वही इस इलेक्ट्रिसिटी, वही इस पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का कारण है। ये तो आप लोगों को इस वीडियो से ही समझ में आ जाएगा। और पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का है वो इसी पे बेस्ड है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग वायर को रखा जाएगा और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा सकते हो, अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा सकते हो तो आप एक इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, आप एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकते हो, आप एक बैक ईएमएफ पैदा कर सकते हो। और वही इंड्यूस्ड या बैक ईएमएफ आपको करंट बना के देगा। उस करंट को आप लोग बोलेंगे यहां से इंड्यूस्ड करंट। होप सो ये टॉपिक यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत होने से पहले ही बच्चे के दिमाग में एक बात फिट कर दी है कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है। ये बात दिमाग में आपको अपने आप समझ लेनी है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने वाली है। इंड्यूस्ड या इंडक्शन का मीनिंग ही यहां से ये आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस वेयर changing magnetic field creates an इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। बोल रहा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही
बना सकता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिसिटी या यहां से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक वोल्टेज बना सकता है। उसका नाम क्या है? ईएमएफ। क्या नाम है बच्चों उसका? ईएमएफ। क्या नाम है? ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इस ईएमएफ के बारे में आप लोग चैप्टर 3 मतलब इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ के आए हैं। जब आप लोग एक सेल लेते हैं तो उस पर जितना भी वोल्टेज लिखा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ईएमएफ को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। वहां पे आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आप लोग चैनल के पेज को विजिट कीजिए। क्लास 12th के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज एक बार आप पेज को विजिट कीजिए। पेज को विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं जो बच्चों के लिए समझना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, लेकिन आसान भाषा और एनिमेटेड वीडियोस के साथ में उनको समझाने की भरपूर कोशिश की गई है। ठीक है, तो बात करते हैं यहां से। ये समझ में आ गया कि कंडक्टर के अंदर ऐसा होने वाला है। कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से कंडक्टर के अक्रॉस एक क्लोज लूप के अंदर ईएमएफ बनेगा और क्लोज लूप होने के कारण उसमें एक करंट इंड्यूस्ड होगी। उसे हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट कहेंगे या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। होप सो क्लियर हुआ होगा। कुछ साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने और हेनरी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इसमें से कुछ 3 एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुए और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में साइंटिस्ट लॉ देते हैं, उन लॉ को हमें पढ़ना होता है। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, वो एक्सपेरिमेंट्स ही उन लॉस का क्या होता है? प्रूव होता है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं यहां से नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले पता होना चाहिए। अभी आप कहोगे कि सर अभी तो आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, अभी आप फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों बिल्कुल डरो मत। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब अगर समझ में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इजी हो जाएगा। उसका चेंज होना भी क्या हो जाएगा? आप लोगों के लिए एक आसान टास्क हो जाएगा। लेकिन पहले मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आना जरूरी है। एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है बच्चों? आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में जानते हैं कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। बस अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप इंटरसेक्ट मत करवाओ आपस में, लेकिन उसे एक क्लोज लूप में से क्या कर दो? निकाल दो। मतलब उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर अगर किसी क्लोज लूप में परपेंडिकुलरली निकल जाता है, अगर कुछ फील्ड लाइंस किसी क्लोज लूप में, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, किसी भी क्लोज लूप के अंदर अगर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड का जो नंबर है वो परपेंडिकुलरली अगर क्रॉस कर जाता है, तो बस आप ये समझिए वही क्या है? फ्लक्स है। वही क्या है बच्चों? फ्लक्स है। उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर ही क्या है? फ्लक्स है। समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्लोज लूप में से क्या कर रही हैं? परपेंडिकुलरली क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। परपेंडिकुलरली इस लूप में से क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। तो इधर आ गई, ये क्रॉस करके इधर आ गई। तो बस ये जो 4 है यही मैग्नेटिक फ्लक्स है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a closed surface perpendicularly is called magnetic flux. Hope so clear हुआ होगा। बात करते हैं जो थ्योरी हमारे पास रिटन है उसकी। It is the measure of the total magnetic field line passing through a specific surface area quantifying the amount of magnetic field following through it. बोल रहा है कि जो फ्लक्स है वो क्वांटिफाई करता है, मतलब उनको जोड़ के बताता है कि कितनी है, जोड़ के या घटा के। ठीक है, मान लेते हैं 50 फील्ड लाइन इधर से जा रही है, 20 फील्ड लाइन इधर से आ रही है, तो भैया हो गया ना 50 - 20 30 फ्लक्स बन गया। मतलब 30 फ्लक्स कैसे बना भाई? 30 फील्ड लाइन ही नेट फ्लक्स है। क्लियर है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों, उसका जो फॉर्मूला है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब उसका फॉर्मूला आया कहां से? ये तो है कि भैया जो फ्लक्स होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का नंबर या फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलरली पासिंग फील्ड लाइंस का नंबर होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला भी होगा। क्योंकि फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है? आप खुद सोचिए कि फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा? अब आप कहोगे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करेगा ही ना, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो फ्लक्स क्या करेगा? फिर मैग्नेटिक फील्ड के नंबर पे ही तो डिपेंड करेगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी। ये आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए होंगे कि जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फाई जो है, मतलब जिसको फाई बोला जाता है, फ्लक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फाई बोलते हैं। तो फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मैग्नेटिक फील्ड के।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अब देखो, अब आप मुझे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, एरिया आपने इतना सा कर रखा है, एरिया तो इतना सा कर रखा है। अब उस कितने इतने से एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइन निकाल लोगे आप? अगर आप फ्लक्स को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्लक्स के चेंज होने से बिजली बनती है, फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है फ्लक्स के चेंज होने से। तो फ्लक्स अच्छा खासा चेंज होगा तो अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, अच्छा खासा बैक ईएमएफ बनेगा, लेकिन अच्छा खासा एरिया भी तो होना चाहिए। सोचो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और एरिया आपके पास इतना सा है, तो उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोग निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो एरिया पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ओ भैया, आपने एरिया बढ़ा दिया, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो हो गया आपका काम, हो गया। देखो, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया वेक्टर के। किसके होगा? एरिया वेक्टर के। अब एरिया भी क्या है? बवाल क्या है? एरिया का वेक्टर है। एरिया भी कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, वेक्टर है। अच्छा, वेक्टर है तो कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन रही होगी, बिल्कुल है, डायरेक्शन है। देखो, ये जो आप यहां से क्लोज लूप देख रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, मतलब किसी भी सरफेस के एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास ये कोई सरफेस है, 2D सरफेस है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आपका इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर। आउटवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी। 2D का इनवर्ड आउटवर्ड हो सकता है, परपेंडिकुलर होगा, कंफर्म है। 3D का हमेशा आउटवर्ड ही होगा। अगर 3D स्फेरिकल शेल ले ली या 3D क्यूब ले लिया या कॉन ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो सिलेंडर ले लिया, उसके सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही आपका एरिया वेक्टर मान्य है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा किताबों के अंदर लिखा है, समझना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि फ्लक्स अब आपके मैग्नेटिक फील्ड पे और एरिया वेक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर तो सीधा लिख दो BA। सीधा क्या लिख दो भैया? BA लिख दो। लेकिन देखो, इस BA को लिखने के बाद में ही आपको समझ में आएगा कि इसको BA ना लिख के, इसको BA ना लिख के B.A लिखा जाए। अगर इसको B.A लिखा जाए तो ज्यादा फायदा होगा। कैसे? अब समझाता हूं। आपके पास बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, आपने बहुत स्ट्रांग मैग्नेट लगा रखी है और उससे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, समझते हैं, मानते हैं कि बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के पास है। ठीक है, अब आपने एरिया भी बहुत अच्छा खासा ले रखा है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा खासे एरिया में से बहुत अच्छा खासा फील्ड आपका क्या क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही आपका क्या होता है? फ्लक्स होता है। बिल्कुल मानते हो आप लोग इस बात को। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि ये जो 4 लाइनें हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसमें से क्रॉस करेगा, कर जाएगा, अच्छी बात है, करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? ठीक है, लेकिन अगर मैं इस हाथ को यूं कर दूं, इस एरिया को आपकी तरफ कर दूं, अब क्या ये फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर जाएगा? बोलो। एरिया तो है, बहुत बड़ा एरिया, तो बहुत ही बड़ा है, फील्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत नंबर ऑफ फील्ड लाइन आ रही है, हजारों फील्ड लाइन आ रही है। क्या वो हजारों फील्ड लाइन इसको, इस एरिया को क्रॉस कर जाएगी? बोलो, इसको क्या चीर के निकल जाएंगी? परपेंडिकुलर तो दूर की बात है, क्या टच भी होके निकलेगी क्या? ग्रेजिंग बोलते हैं इसको, ग्रेजिंग मतलब यूं टच होके निकल गई। ठीक है, क्रॉस नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब तो फ्लक्स तो नहीं बना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का ही होना जरूरी नहीं है, एरिया वेक्टर का ही होना जरूरी नहीं है, उन दोनों के बीच का ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओरिएंटेशन आप अगर ये पा जाओगे तो आपका फ्लक्स काम नहीं करेगा। अब ये ओरिएंटेशन होगा क्या? अब ओरिएंटेशन की बात होगी तो एरिया वेक्टर के और फील्ड के बीच की बात होगी। अब आप मुझे बताओ, यहां से जो एरिया वेक्टर है वो किधर आएगा? आपकी ओर आएगा। अगर मैं इस लूप को ऐसे रखता हूं, इधर से ये फील्ड लाइंस लेकर के आता हूं, तो मुझे बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? आपकी तरफ ही आएगा। और फील्ड किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री सेट है। अब 90 डिग्री सेट होने पे मामला जीरो बनता है भाई, फ्लक्स जीरो है, तो 90 कौन जीरो देता है? cos 90 जीरो देता है। क्लियर है? तो cos 90 जीरो देता है, तो B.A इसीलिए आया है ताकि क्या फॉर्मूला बन सके? BA cos थीटा, और थीटा यहां पे क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है बच्चों? एरिया वेक्टर एंड एंगल, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है? एंगल है। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है? एंगल है। कौन है एंगल? आपका थीटा। फाई को मत समझना, फाई को यहां एंगल नहीं है। आप लोग कई बार फाई को एंगल या फेज डिफरेंस के नाम से बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे फाई फ्लक्स है,
यहाँ पे फाई बी भी लिखा जाता है। फाई बी मतलब क्यों, कई बार क्या होता है बच्चों की फाई ई आ जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगर फाई बी लिखा हुआ है तो आप उसे कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। होप सो यहां तक क्लियर हुआ होगा। मतलब आप लोगों के दिमाग में ये जरूर बात आई होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो केवल एंगल पे डिपेंड करता है सर। फिर तो अरे नहीं, एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप बी को जीरो कर दोगे तो भी फ्लक्स जीरो है, ए को जीरो कर दोगे तो भी फ्लक्स जीरो है, लेकिन अगर थीटा को 90 कर दोगे तो भी फ्लक्स जीरो है, और थीटा को जीरो कर दोगे या थीटा को 180 कर दोगे तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो कोस की रेंज होती है वो 1 से -1 होती है, तो -1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस। तो थीटा यू हैव टू पुट जीरो हियर। क्लियर? होप सो यहां तक समझ में आया होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, फ्लक्स क्या है? जीरो है। यहाँ पे फ्लक्स क्या है? मैक्स है। 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा? फ्लक्स मैक्स होगा। और यहाँ पे किसी एंगल थीटा पे तो फ्लक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी ए कॉस थीटा। होप सो ये स्लाइड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नोट करने वाले बिल्कुल नोट कीजिए, नोट नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ में यहां से नहीं आएगा। बहुत कम कंटेंट है, बहुत ज्यादा कंटेंट आप लोगों को 12th क्लास के हिसाब से देने की कोशिश नहीं की जा रही है। जेई के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो भी अपलोड होने वाले हैं, लेकिन उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। यहां केवल एक बार हम बेसिक देख लें तो हमें कम से कम आगे एक सीढ़ी चढ़ने के लिए यहां पे समस्या नहीं आएगी कि हम कैसे आगे बढ़ें। बात करते हैं बच्चों यहां से नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं यहां से क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई है। यहां से बात निकल करके आई है जो बात पहले की गई थी, अभी 5 मिनट पहले मैंने की, कि भैया बात इतनी सी है कि एक साइंटिस्ट का नाम आया है माइकल फैराडे, और माइकल फैराडे के हिसाब से मामला चल रहा है। बोल रहे हैं कि फ्लक्स के चेंज होने से, अब आप मत कहना कि मेरे को फ्लक्स तो पता ही नहीं, कौन सा फ्लक्स, क्या काय का फ्लक्स होता है ना, ऐसे नहीं होगा। बता दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब बार बार बस यही बात गाएंगे, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। मतलब फ्लक्स के चेंज होने की रेट डिसाइड होगी, वही ईएमएफ होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं यहां से। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा गया, वो ये वीडियो जो चल रहा है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। हेनरी का और माइकल फैराडे का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो यही था। क्या बताया गया है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बड़ा ही डीप मीनिंग है। इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के मीडियम से समझाने की कोशिश आप लोगों को करेंगे। देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं कि यहां पे एक नॉर्थ साउथ या जो डाइपोल है, डाइपोल बोलते हैं क्योंकि दो पोल हैं मैग्नेट के, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल एक क्या कर रहा है, या एक बार मैग्नेट क्या कर रही है, एक सोलेनॉइड, जो कि यूं सोलेनॉइड क्या चीज को बोलते हैं, एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पे या किसी भी चीज में आपने उसके ऊपर लपेट दिया है, तार लपेट दिया है, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दिया है, उसको आप लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। 10वीं क्लास की आपको फिजिक्स इतनी आती होगी, ठीक है। तो इस सोलेनॉइड के लगा दी है हमने गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा देखो, यहाँ पे इतना ही अभी समझना है, गैल्वेनोमीटर को खोलने नहीं बैठ रहे हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है इतना समझ रहे हैं कि भैया एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत छोटी सी, बहुत मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर वाली करंट को भी क्या कर जाएगी, मेजर कर जाएगी, बहुत इजीली मेजर कर जाएगी, और आपको डिफ्लेक्शन दिखा देगी। डिफ्लेक्शन से पता चल जाएगा हाँ भैया करंट यहाँ पे आई थी मतलब आई है, आएगी, ठीक है। तो बात करते हैं यहां से, जैसे ही ये नॉर्थ पोल इसके कॉइल के पास जाता है, इस कॉइल में से निकलने वाला फ्लक्स चेंज होगा। अब आप कहोगे कैसे चेंज होगा फ्लक्स? अरे देखो ना, दूर जब ये जाता है, देखो दूर जब ये जाता है तो इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम नहीं हो जाएंगी, सोचो। और जैसे ही पास जाता है इसके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ नहीं जाएंगी। मतलब बार बार आगे पीछे होने से, नॉर्थ एंड साउथ के आगे पीछे होने से क्या यहां पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा? बिल्कुल मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और चेंज आने से करंट बनेगी। इतना सा समझना है, केवल इतना सा समझना है। एक एक्सपेरिमेंट था कि इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो यहां से मामला बनेगा। कौन सा पोल बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, वो सब आगे है, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखिए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर बोला गया भैया कि यहां से अगर आप दो कोइल ले लें और एक कोइल में आप लगा दें यहां से बैटरी, ठीक है, एक कोइल में आप क्या लगा दें, यहां से बैटरी लगा दें, और दूसरे कोइल में आप लगा दें यहां से गैल्वेनोमीटर। तो आप जो एक कोइल में बैटरी लगाओगे तो बैटरी लगाने से यहां से क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा,
क्या बनेगा, यहां से फ्लक्स बनेगा, और जो फ्लक्स बनेगा वो इसमें से क्या करेगा, यहां से क्रॉस करेगा, तो दो कॉइल को भी काम में लिया जा सकता है। मतलब मैग्नेट को ही आसपास करने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट को ही आसपास करने की जरूरत नहीं है, यहां से दो कॉइल लेके उन दोनों कॉइल्स को भी आसपास करने से भी क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। ऐसा ही यहां पे कॉइल C1 और कॉइल C2 के बीच दिखाया जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया जाता है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे यहां पे रीडिंग आएगी, जैसे स्विच ऑन करेंगे यहां पे रीडिंग आएगी, जबकि दोनों के बीच में यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। भाई सेकंड एक्सपेरिमेंट आपका ये है और थर्ड एक्सपेरिमेंट आपका ये है। इस बात को समझना होगा आप लोगों को कि आपका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है बच्चों, वो आपका ये होने वाला है, और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो ये होने वाला है, और थर्ड ये है। तो ये आपका फर्स्ट है, ठीक है, ये आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है, और ये थर्ड है। तो ये सीक्वेंस समझना है। तो फर्स्ट तो समझ में आ ही गया आपको। अब सेकंड में देखिए कि जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को ही पास लेकर के जाएं, मैग्नेट का ही क्या करवाएं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब हो गया कि दोनों के आपस में क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, दे आर चेंजिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड टाइम। तो आपस में पोजीशन चेंज हो रही है, तो फ्लक्स का नंबर जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि केवल ये मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा कर सकते हैं, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा कर सकता है। भाई कॉइल के अंदर आपने यहां से बैटरी लगा दी, और कॉइल के अंदर जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप लोग जानते हैं, इतना आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कॉइल में अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करवाना चाहते हो तो भैया क्या लगा दो, एक बैटरी लगा दो और करंट फ्लो करवा दो। करंट फ्लो करवा के पता चल जाएगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लगेंगी। आप लोगों को पता है किधर से क्या बनती है, वो इसकी पोलैरिटी डिसाइड करेगी कि किधर नॉर्थ बनेगा, किधर साउथ बनेगा, या किधर नॉर्थ बनेगा, किधर साउथ बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है। लेकिन अब आप कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई 10वीं में भी आपने कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा करी थी, 10th क्लास में भी तो आप लोगों ने कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करी थी, बैटरी लगा करके मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी, मैग्नेट से ही थोड़ी करी थी, तो इससे करी थी। लेकिन इसके अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा कर ली और दोनों कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करवा ही नहीं रहे हैं, तो यहां से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, यहां से कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो भैया गैल्वेनोमीटर की रीडिंग नहीं आएगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग नहीं आएगी। मतलब ये भी एक बात समझ में आ गई अपने को, ठीक है। और एक अपनी ये है कि अब की बार तो भैया मूव कराने की जरूरत ही नहीं है, मूव करवाने की जरूरत ही नहीं है। मूव करवा रहे हो परेशानी मत हो, बस यहां से स्विच ऑफ को ऑन ऑफ करते जाओ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। जैसे स्विच ऑन करोगे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आएगी, वापस सीधी हो जाएगी, फिर ऑफ करोगे फिर आएगी, वापस सीधी। मतलब ऑन करने में भी करंट पैदा हो रही है और ऑफ करने में भी करंट पैदा हो रही है। सोचो अब आप लोग तो घरों में अप्लायंसेस को यूज करते हो, तो आप तो स्विच तो ऑन करोगे तभी तो बिजली आएगी, तभी तो करंट आएगी। क्लियर है। लेकिन यहां पे ये जो सोर्स है वो डीसी है, इसलिए बार बार इसके डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, इसके वैल्यू को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू बदलेंगे तभी फ्लक्स बदलेगा। आप लोगों को बहुत आगे समझाएंगे, बहुत अच्छे समझाएंगे कि वैल्यू बदलने से फ्लक्स कैसे बदलेगा। फिलहाल तो हमने ये 3 एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, 3 एक्सपेरिमेंट समझाए हैं, और समझे हैं तो याद भी रहेंगे। याद करने के लिए नोट करना होगा, नोट करने के लिए डायग्राम बनाइए, और कुछ कुछ समझते चलिए। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना लिखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा इजीली समझ में चीजें आएंगी। तो फैराडेज लॉ देखते हैं, EMI के फर्स्ट लॉ क्या कहता है। Faraday's first law has 2 main interpretation। उसके पास 2 मेन इंटरप्रिटेशन है। क्या है इंटरप्रिटेशन, देखते हैं। In electromagnetism, it states that a changing magnetic flux through a circuit induces an electromotive force or voltage। बोल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, पहला नियम कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो एक EMF बनेगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, या फिर एक यहां से बैक EMF भी बोल सकते हैं और इंड्यूस करंट भी बोल सकते हैं। ये सब काम होगा। सेकंड लॉ में क्या बताया, फर्स्ट लॉ में तो केवल बताया, ज्ञान दिया ऐसा होगा। फिर लोगों ने पूछा अरे होगा तो होगा, कैसे होगा, कितना होगा। होगा तो सही, अच्छी बात, दिख भी रहा है होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये भी बताओ। कितना होगा वे बात आई, तो फैराडे सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड EMF का, जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। कुछ न्यूटन की याद आई आप लोगों को,
थोड़ी थोड़ी न्यूटन की याद करें। देखो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में ये कहा था कि जो फोर्स होगा वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होगा। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी का मतलब पता है आप लोगों को? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी का मतलब है कि मोमेंटम में चेंज की रेट के हिसाब से आएगा। जितना मोमेंटम में चेंज होगा, किसी भी लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा, उतना फोर्स आएगा, उसके चेंज की रेट से फोर्स आएगा। तो बस जितना फ्लक्स चेंज होगा उस फ्लक्स के चेंज से ईएमएफ आएगा। देखो कितना बेसिक है, देखो कितना रिलेटेबल है, समझ में आ रही है बात? जैसे फोर्स मोमेंटम में चेंज की रेट है, वैसे ही जो ईएमएफ है वो फ्लक्स में चेंज की रेट है। फ्लक्स में चेंज होने की रेट अगर अच्छी खासी है तो ईएमएफ अच्छा खासा बन जाएगा, और चेंज होने की रेट स्लो है, जैसे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी 50 थी, फिर 100 जाने लगी, 150, 250, 500, 800 बढ़ रही है, या 1000 थी धीरे धीरे कम हो रही है, 300 हो गई, एकदम से 300 तो नहीं हो गई, एकदम से 900 हो गई, 900 से 700, 300, 500, 200, ठीक है, चेंज होती है, जिस जिस टाइप में चेंज हो रही है पर सेकंड में, जितनी फील्ड लाइन चेंज हो रही है, जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है पर सेकंड, बस वही आपका ईएमएफ डिसाइड करेगा, उसी की रेट आपका ईएमएफ डिसाइड करेगी कि ईएमएफ कितना बनेगा। फॉर्मूला याद रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला? E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी। एन क्यों लगाया गया है? क्योंकि डी फाई बी बाय डी टी केवल एक टर्न के लिए है, और एन यहां पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है यहां से? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब अगर टर्न्स यहां से n होंगे तो आपका एक n फॉर्मूले के बगल में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बहुत इजी है, मल्टीप्लाई में लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो भैया ये यहां से फॉर्मूला याद रहे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही होगा। इसी से ही आगे के काम बनेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं कि याद रखना है। पहला ही नियम अगर भूल जाएंगे, पहला नियम भूल जाओ चल जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ऐसा कराया है, ऐसा समझाया है, शुरू से ही नहीं भूलोगे। बात है सेकंड नियम भूल गए तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, निकालोगे कैसे कि कितना ईएमएफ बन रहा है ना? बस पता ही रह जाएगा आपको कि हाँ बन रहा है जी, बस निकालना नहीं आता हमें, इतना सो गए थे हम, नहीं ध्यान दिया हमने, है ना? ठीक है, बात करते हैं लेंज लॉ की। लेंज लॉ की किस डायरेक्शन में बनेगा? ये बैक ही क्यों बोलते हैं इसको, वापस ही क्यों बोलते हैं, बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं इसको? कई बार आप देखोगे अरे बैक ईएमएफ क्यों है? अरे बैक का मतलब ये है कि वो वापस मारता है, मतलब जितना आपने उसको चेंज किया ना उतना को उतना वो वापस चेंज करने की कोशिश करता है, उसी चक्कर में बनता है वो। मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, कुल मिला के बात यही तो है। जनरेटर इसके अंदर बेसिक हमको पढ़ के सब कुछ पढ़ा के, सेल्फ म्यूचुअल सब पढ़ के लास्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर वो टॉपिक होने वाला है आपका एसी जनरेटर। क्या होने वाला है? एसी जनरेटर, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। बस उसको पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए जितनी भी रामायण समझाता जा रहा हूं उतनी समझते जाइए, बड़ा आसान काम बनेगा। तो लेंज लॉ देखते हैं। अब लेंज लॉ क्या कहता है उसको देखते हैं। लेंज लॉ आपका ये कह रहा है कि भैया अगर यहां से आपने कोई भी कॉइल के पास में कोई बार मैग्नेट अगर लेके गए, कोई भी कॉइल के पास में अगर आप बार मैग्नेट लेकर के गए तो उस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, बिल्कुल होगा साहब। लेकिन जो फ्लक्स चेंज होगा वो किस प्रकार होगा, कैसे होगा, ये देखिए। अब ऐसा है कि जैसे ये नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास जाएगा, मतलब अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा भाई, बट ऑब्वियस ये इसके पास जाएगा तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो का नंबर तो पक्का बढ़ेगा ही, दूर जाने से घटेगा तो पास आने से तो बढ़ेगा। लेकिन ये भी फिर कोयल भी कम नहीं है, कोयल बोलती है मैं तेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो तू मेरे अंदर से बढ़ा रहा है ना उसको बढ़ने नहीं दूं मैं, उसको नहीं बढ़ने दूं मैं। तो कैसे नहीं बढ़ने दे? यही तो लेंज का लॉ है। लेंज का लॉ क्या कह रहा है कि जो चीज बनी है, बनी क्या चीज है? कचोरियां थोड़ी बनी है, बना क्या है? बनी यहां से इंड्यूस्ड करंट बनी है। क्या बनी है? इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट अगर बनी है तो वो उस चीज का विरोध करेगी, उस चीज को अपोज करेगी जिससे वो बनी है। आप कहोगे ये तगड़ा नियम है। हाँ यही है तगड़ा नियम, यही है। क्या? कि वो
जिस भी चीज से बनी है, जिसके चीज में चेंज होने से बनी है, बस उसी चेंज का ही अपोज करेगी। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। आप लोग जानते हैं इनर्शिया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपने इनर्शिया पढ़ा। मतलब कोई अगर चीज रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, धक्का दिया, रुक गई फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, रेस्ट में है, उसका इनर्शिया कहता है कि रेस्ट में ही रहे। चेंज को अपोज कर, क्या कहता है? रेस्ट ऑफ इनर्शिया। चेंज को अपोज कर, क्लियर है? या फिर जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि भैया मोशन में ही रहे तो चेंज को अपोज कर, मतलब कोई रोके तो रुके मत, चलता ही रहे, और कोई चलाए तो चले मत, रुका ही रहे। तो चेंज को अपोज कर, बस इतनी सी बात है। तो चेंज को कैसे अपोज करेगा ये भाई चेंज को कैसे अपोज करेगा? अब यहां पे नॉर्थ पास आ रहा है, नॉर्थ पास आ रहा है, तो यहां से नंबर ऑफ फील्ड लाइन बोलो बढ़ नहीं रहा है इसमें से, ये बढ़ने लगेगा। तो ये क्या करेगा? बढ़ने नहीं दूंगा, बोले तेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को, तेरे को अपोज करूंगा मैं। तो अपोज करोगे तो बोलो भैया यहाँ पे क्या बनाएगा? ये नॉर्थ पोल बनाएगा। तभी तो ये खुद मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा? अपोज करेगा। बहुत बढ़िया, आई होप सो समझ में आया होगा। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो इसके सारे केस, 17 केस होंगे, चाहे कितने भी केस हो। कोयल पास जाती है, मैग्नेट तो वहीं रहता है, अब उसमें क्या करेंगे सर? अरे उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, बदलाव का अपोज करो। जो बदलाव हो रहा है उसको रोको, उसके ऑपोजिट चलाओ। क्लियर? बदलाव को रोको, बस इतनी सी बात है। क्या है? लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इन अ कंडक्टर कॉज्ड बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है भाई। बदला वो आया क्यों? वो कहां से पैदा हुआ? वो पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से। will always be such that, ऐसा होगा, it opposes the original change in magnetic flux, वो magnetic flux में original change को बदलेगा। that produced it ensuring energy conservation, energy conservation ये कहते हैं कि जितनी एनर्जी खर्च होगी ना उतनी की उतनी बना दो वापस, जितनी कितनी बन गई उतनी की उतनी खर्च कर दो। मतलब चेंज करते रहो अपने फॉर्म को, एनर्जी क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है। बिल्कुल डायग्राम में आसानी से समझ में आ जाएगा, मैंने भी कोशिश की है, लेकिन इसीलिए मैं ये विजुअलाइजेशन पावर को जो आप लोगों के बढ़ाने के लिए ही मैं कुछ ऐसे एनिमेटेड वीडियोस और जो फोटोज हैं उनको मैं यहां से इंसर्ट करता हूं अपनी पीपीटी में, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, क्लियर हो गया है? देखिए, जैसे ही नॉर्थ पोल इस के पास, कोयल के पास जाएगा, यहां नॉर्थ बनेगा। अभी मत देखना अच्छा नॉर्थ और नॉर्थ पास आ रहे हैं क्या, अरे इसमें नॉर्थ तो बनेगा ही नहीं, ऐसे कैसे बनेगा? जब ये नॉर्थ इसके पास जाएगा तब ना इसमें यहां क्या बनेगा? नॉर्थ। और यहां नॉर्थ बन जाएगा तो यहां क्या बन जाएगा? साउथ। अब मुझे बताओ, जैसे ये दूर जाएगा, इस केस में देखो, ये केस समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल आया होगा। ये दूसरा केस देखो, दूसरे केस में ये नॉर्थ पोल क्या कर रहा है बच्चों? दूर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। तो ये पीछे की ओर जाएगा तो इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि पीछे की ओर जाने से क्या है? पीछे की ओर जाने से इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कम हो रहा है। इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या है? कम हो रहा है। तो ये बोलेगे फ्लक्स कम कैसे कर दिया? फ्लक्स कम कैसे कर दिया? हम तो यहां साउथ बनाएंगे तो हमारे में से फ्लक्स जाएगा। फिर साउथ से नॉर्थ जाता है नहीं जाता? बोलो, साउथ में एंटर करता है नहीं करता? तो ये बोलता है अरे कम कहां कर दिया, बढ़ा। ऐसा बना जो बढ़े। यहां से कम कर रहे हैं तो बोले ऐसा बना जो बढ़े, और यहां से बढ़ा रहे हैं तो ऐसा बना जो कम हो। मतलब सीधी सी बात है। एक देखो, एक बहुत ही इजी बात बताता हूं। मतलब ये जो मैग्नेट है ना, ये कॉइल जो है, ये मैग्नेट को आने नहीं देती। ये कॉइल जो है वो मैग्नेट को क्या है? आने नहीं देती। ये मैग्नेट आना चाहती है, ये आने नहीं देती, मतलब इसको भेजती है, रिपल्शन करवाती है। क्या करवाती है? रिपल्शन। मतलब आती है तो इसको आने नहीं देती है। क्लियर है? आती है तो आने नहीं देती, और जाती है तो उसको जाने भी नहीं देती। अट्रैक्ट कर रही है, देखो ना, ये आ रहा है इसके पास, ये कोयल बोली नहीं भाई मत आ रहे अंधे, है ना। और ये जा रहा है तो बोले नहीं नहीं भाई तू जा मत, तू किसी काम का भी नहीं, लेकिन यहीं बैठा रहे, है ना। ठीक है, तो ऐसे कुछ बात है। तो आती है तो आने नहीं देना, और जाती है तो जाने नहीं देना। मतलब उसको हमेशा क्या करना है? अपोज करना है। जा रही है तो उसको रोक लो, आ रही है तो आने मत दो। बस यही रूल अगर याद रहेगा तो लेंज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है, बैक ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आएगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही हमें यहां से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताने में मदद करेगा। देखेंगे, आगे देखते हैं क्या इसके अंदर ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। बहुत ही इजी चैप्टर है। अभी तक होप सो आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा। फिर से आप लोग देख रहे हैं, एक वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं।
होप सो यहां से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बिल्कुल सही। अब क्या है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लेंज लॉ को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। वैसे समझ में तुम लोगों को आ गया है कि पास आती है तो पास आने नहीं देना, दूर जाती है तो दूर जाने नहीं देना, बस यही चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही ये नॉर्थ पोल इसके पास जाएगा, यहां से ये बैक वापस बनाएगी। देखो जैसे ही ये नॉर्थ पोल इसके पास जाएगा, ये देखो इसने वापस बनाया। क्लियर है, जैसे रिलेटिव मोशन हुआ इसने वापस से धकेल दिया। अगर इस वीडियो में ये पीछे जा रही होती ना, तो ये खुद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेता, निकालता नहीं, लेता। ठीक है, अभी समझाया मैंने। ठीक है, बात करते हैं जो देखो जो लैंग्वेज है कम से कम वो समझ में आना जरूरी है। ये सब बातें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। बिल्कुल, हाँ भाई बिल्कुल सही है। देखो वीडियो रुका भी, देखो बिल्कुल सही जगह पे है, बिल्कुल समझा सकते हैं आराम से। ये मैं बात आपको समझा भी चुका हूं, पहले ही समझा चुका हूं, फिर भी बनाने का आ जाए, करने का, लिखने का आ जाए, बना सकते हैं, कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इंप्रेशन जमा सकते हैं। अपने टीचर पे, उस पे नहीं, जो पढ़ाता है उस पे मत जमाइए, उस पे जमाने की नीड नहीं है। उसमें मार्क्स लाइए, वो अपने आप देखता है, कॉपी देखता है, समझ जाएगा। एग्जामिनर के अंदर आप लोग बोल के नहीं बता सकते हैं, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर को बोल के नहीं बता सकते हैं। ये मेरे को तो बहुत अच्छा आता था, मैंने तो लिखा ही नहीं तो मैं पता नहीं क्या ही लिख देता। तो डायग्राम की हेल्प लेकर के बहुत अच्छा यहां से रिप्रेजेंटेशन जो आपका होगा उसको अच्छा किया जा सकता है। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लेंस लॉ we know that the induced current is always opposed by the cause that produced it। EMF जो है या इंड्यूस्ड EMF है या जो इंड्यूस्ड करंट है वो उसी चीज को अपोज करेगी जिससे वो पैदा हुई है। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपने चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने बढ़ाया, तो बढ़ने से ही पैदा हुई, तो उसी को ही अपोज करेगी, घटाएगी। आपने घटाया, आपने फ्लक्स घटाया, अब पीछे लेके जाओगे तो घटेगा ही। अब पीछे लेके जाओगे तो फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से घटने लगेगा। अब घटने लगेगा तो ये नहीं घटाया कैसे, इसको बढ़ा वापस, तो ये अपने आप से बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, देयरफॉर देयर इज एक्स्ट्रा वर्क डन अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स। हमेशा ही अपोजिंग फोर्स में एक एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स results the change in the magnetic flux and hence the current is induced and the extra work is known electrical energy and hence the law of conservation of energy is satisfied। और इसी से आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई ना कोई आपको एक्स्ट्रा वर्क डन उस पर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क डन करोगे तभी तो वो वहां से आपको एनर्जी देगा। जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी देगा, जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी देगा। ये चैप्टर बड़ा न्यूटन के एनर्जी लॉ से और फर्स्ट सेकंड लॉ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां से चीजें इसमें देखो कितनी मेल खाती है। 11वीं की जो चीजें हैं, 11th की जो चीजें हैं वो बड़ी मेल खाती है। देखो 11th की फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं समझा दूं पहले ही। जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको एक सजेशन छोटा सा कि अपनी 11th अच्छे से करें, तभी आपको 12th के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होने लगेंगे। 11th आपका बेस है, बहुत ज्यादा बेसिक 11th ही रहता है इसके अंदर। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भैया जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी बनेगी। बनेगी किधर, जितना आपने वर्क खर्च कर दिया तो उतनी बनाएगा। ठीक है, आपने स्टोर कर लिया तो उतनी खर्च करेगा। एनर्जी कंजर्वेशन वेरी इजी, वेरी इजी। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल समझा देते हैं थोड़ा शॉर्ट में। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अंदर देखो सबसे पहले आप लोग यहां से मतलब समझिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का और फ्लेमिंग के राइट हैंड का। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड कहता है वो ये कहता है कि आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर फिंगर को लगाना है, करंट के अंदर आपको मिडिल फिंगर को लगाना है, लेकिन उसके बाद में जब आप अंगूठा खोलोगे तो वो आपके फोर्स को दिखाएगा। लेकिन इसके अंदर उल्टा है। इसके अंदर उल्टा ऐसे है कि सबसे पहले आप यहां से मैग्नेटिक फील्ड में अपनी फोर फिंगर को खोलिए और अंगूठे को आप कंडक्टर के मोशन की तरफ खोलिए। मतलब जिधर कंडक्टर मोशन कर रहा है उधर खोलिए कि कंडक्टर किधर मोशन कर रहा है। क्लियर है? तो ऑटोमेटिक जो अंगुली ये जो मिडिल फिंगर खुलेगी वही डायरेक्शन होगी किसकी, इंड्यूस्ड करंट की। क्यों पहले इसको क्यों खोला, पहले इसको क्यों खोला, इसको क्यों बाद में खोला? क्योंकि हमें चाहिए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, हमें मोशन की डायरेक्शन नहीं चाहिए। मोशन तो हमको पता है हम किधर करवा रहे हैं, हमको पता है कि हम मोशन किधर करवा रहे हैं। इसीलिए हम यहां से चीजों को समझने वाले हैं। आगे की फॉर्म में कैसे समझेंगे ध्यान से देखिए।
Lenz law is based on the law of conservation of energy. From the definition of Lenz law, we know that the ये वो बाकी वही चीजें हैं. फिर से द फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो कहना क्या चाहता है इसको समझते हैं. फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहना चाहता है कि भैया आपको मोशन की ओर में अंगूठा रखना है और इसे रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है. एक क्वेश्चन करवाता है, एक क्वेश्चन से समझ में बिल्कुल आएगा. देखो यहां पे काम करते हैं, यहां पे काम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं. पहले क्या लगा देते हैं बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाते हैं, ये हमने क्रॉस करके अंदर की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया. अंदर की ओर हमने क्या लगा दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया. ठीक है, अब हम यहां से मोशन दे रहे हैं. मोशन किसको दे रहे हैं, यहां से किसी भी कंडक्टर को मोशन दे रहे हैं. ठीक है, किसी भी कंडक्टर को हमने क्या दे दिया, मोशन दे दिया. अब जैसे ही हमने कंडक्टर को मोशन दिया, कंडक्टर को मान लो इधर की तरफ मोशन दे दिया हमने, तो बस अब हमें यही कुछ करना है और इसके अंदर हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएंगे. क्लियर है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएंगे. ठीक है, तो यहां से मोशन हमने किस डायरेक्शन में दिया है, इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में मोशन दिया है. क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है, बिल्कुल है. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है और ये जो थंब है आपका वो मोशन की डायरेक्शन में है या फोर्स की डायरेक्शन में है. तो आपकी जो ये मिडिल फिंगर होगी ये आपको बताएगी कि किस डायरेक्शन में इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगी. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है. होप सो यहां से ये राइट हैंड रूल आपका क्लियर हुआ होगा क्योंकि यही आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा. अब बात करते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की. यही हम देखेंगे कि यहां से कितना आसान तरीके से हम इस चीजों को समझने वाले हैं. ध्यान से देखते चलिए. Motional EMF is the voltage induced across a conductor when it moves through a magnetic field. ये बोल रहा है कि कोई भी कंडक्टर अगर यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड में से निकलेगा, तो उसके अंदर से, उस कंडक्टर के अंदर से क्या हो जाएगी, एक करंट फ्लो हो जाएगी. क्या हो जाएगी भैया, एक करंट फ्लो हो जाएगी या एक ईएमएफ बनने लगेगा. वही ईएमएफ ही इसके अंदर करंट पैदा होने का क्या बनेगा, कारण बनेगा. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी समझेंगे, इसके डेरिवेशन को भी यहां से समझते हैं. देखिए आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को ये बताया जा रहा है, कि जो ईएमएफ है आपका, जो यहां से ईएमएफ है उसका जो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा, ईएमएफ का जो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा वो क्या देखा, माइनस का डी फाई बी बाय डी टी. क्या देखा, डी फाई बी बाय डी टी. होप सो. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहां पे जो फ्लक्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए. इस कंडक्टर के अंदर फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, फ्लक्स और इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए. ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमने अभी जस्ट इसको इंसर्ट किया ही है, क्या किया है बच्चों, इंसर्ट किया ही है. ठीक है, अब जैसे ही मान लो हमने इसको इंसर्ट किया तो ये वाई डिस्टेंस तक यहां से चला किसी टी टाइम पे, एट टाइम टी पे ये वाई डिस्टेंस तक यहां से चला. ठीक है, अब वाई डिस्टेंस चल के आप मुझे बताओ क्या ये यहां पहुंचा होगा, बिल्कुल वाई डिस्टेंस चलने के बाद ये यहां पहुंच गया होगा. अब यहां पहुंच गया होगा तो इसकी लंबाई क्या है, एल है, लेंथ इसकी क्या है, एल है. तो इसने कितना एरिया बना दिया होगा भाई, ये तो वाई पे डिपेंड करेगा. वाई जितना होगा, जितने समय के बाद आप देखोगे उतना वाई ज्यादा मिलेगा, उतना ज्यादा एरिया ये कवर करेगा. तो ये रहा आपका एरिया. अब एरिया क्या है, एल वाई है. क्या है एरिया, क्या है, एल वाई. लेकिन आप तो कहोगे अरे वाई तो बढ़ रहा है, तो बिल्कुल बढ़ेगा ही ना, वाई तो बढ़ेगा ही. तो वाई का बढ़ना ही क्या है, यहां से y का बढ़ना ही क्या है, y का चेंज होना क्या है, डिस्टेंस का चेंज होना क्या होता है, वेलोसिटी. तो आप यहां से जो डेल्टा ए है उसको एल डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं. जो एरिया है ये है एरिया तो किसी इंस्टेंट टी टाइम पे है. लेकिन अगर आप इसको एरिया को अगर देखेंगे तो बच्चों बोलो ये एरिया क्या वेरी नहीं कर रहा है, यहां पे एरिया बढ़ता जा रहा है. फ्लक्स चेंज होगा ही होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक यूनिफॉर्म है, वो अंदर जाया जा रहा है. लेकिन यहां से ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये एरिया बोलो बढ़ने लगेगा, नहीं बढ़ने लगेगा. समझ में आ रही है बात. अब जैसे जैसे एरिया बढ़ने लगेगा तो यहां पे जो फोर्स उस पर लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं. देखो तो यहां से डेल्टा ए को हम लिख देंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी. क्यों लिखेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, क्योंकि देखो एल तो चेंज नहीं हो रहा, लंबाई तो इसकी कंडक्टर की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसके जो एरिया स्वाइप कर रहा है
जो एरिया स्वाइप कर रहा है वो चेंज हो रहा है ना। तो बस यहां से dy बाई dt को क्या लिख दो, LV, तो यहां से a आ गया, ये आपका LV डेल्टा a क्या आ गया, LV, और फाई की जगह आपको क्या डालना है, यहां से फाई की जगह क्या डालना है, या आप यहां पे ऐसे भी कर सकते थे, y यहां पे भी डाल सकते थे, dy बाई dt, फिर से वो v बनता। तो बस सिंपल सी बात है, जो EMF होगा वो आपका होगा यहां से BLV, क्या होगा, जो EMF बनेगा आपको कितना बनेगा, BLV बनेगा। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक यहां से समझ में आया होगा। V का मतलब क्या है बच्चों, वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है, किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। L क्या है, उसकी लेंथ क्या है, कंडक्टर की लेंथ क्या है, क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, और यहां से V वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को देखना है, ठीक है। और B क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो BVL आप याद रखिए, EMF की जो वैल्यू है वो BVL है, और यहां से जो करंट की डायरेक्शन है वो भी कैलकुलेट की जा सकती है। अभी मैंने बताया आप लोगों को करंट की डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। हमेशा आपको थंब को किधर लगाना है, मोशन की तरफ लगाना है। जो फोर फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और फोर फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड को बताने के बाद जो करंट की डायरेक्शन होगी वो आपकी मिडिल फिंगर बताएगी। जो करंट की डायरेक्शन होगी आपकी वो क्या बताएगी, मिडिल फिंगर। तो थंब हमारा मोशन की ओर है, हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और जो हमारी इंड्यूस्ड जो करंट है उसके डायरेक्शन में हमारी यहां से मिडिल फिंगर होगी। तो जो करंट होगी वो नीचे की ओर यहां से इंड्यूस होगी। यही मैं आप लोगों को यहां से समझाना चाह रहा था। V क्या है, वेलोसिटी है, L क्या है, लेंथ है, और यहां से हम यही बात करने वाले हैं कि कितना यहां से EMF बनेगा। तो EMF की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, BVL या फिर BLV, जहां पे B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला में लेना है, L क्या है मीटर, और V है आपका मीटर पर सेकंड में ही यहां से आप लोगों को लेना है। होप सो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल क्लियर जो आपका विजन है वो भी यहां से बन रहा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों यहां से नेक्स्ट स्लाइड की, और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं एडी करंट की, कि एडी करंट क्या होता है। देखो जब भी यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं या वेरी करवाते हैं, तो एक लीकेज करंट बन के आता है, जो ही वही एडी करंट कहलाता है। और जो एडी करंट होता है वो आपका जो फील्ड का जो प्लेन है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, या फिर जो आपके जो कंडक्टर है उसके आपके सरफेस के प्लेन में होगा, या फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो वो पढ़ते हैं एडी करंट एक्चुअली क्या है। एडी करंट यहां से है, eddy currents are swirling loops of electric current induced within a conductor like metal when it's exposed to a changing magnetic field। ये बोल रहा है कि किसी भी मेटल के फ्रेम को या किसी लूप को आप अगर इंट्रोड्यूस करोगे किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, तो यहां से फैराडेज के लॉ को फॉलो करें तो क्रिएट होगा यहां से सर्कुलर फ्लो सिमिलर टू द वाटर एडीज यूजफुल इन इंडक्शन, हीटिंग, ब्रेक्स एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, बट ऑल्सो कॉजिंग हीट लॉस इन ट्रांसफॉर्मर्स। देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आप लोग देखते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहां से होते हैं, और जो वो बेस्ड होते हैं वो होते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर यहां से जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी दूसरी कॉइल में से वेरी करवाया जाता है तो एक लीकेज करंट निकल करके आता है, और उसी लीकेज करंट को ही क्या कहा जाता है, यहां से एडी करंट कहा जाता है। और इस एडी करंट पे ही जो इंडक्शन हीटिंग है वो काम करता है। इस एडी करंट के बेस्ड पे ही इंडक्शन जो आप लोग देखते हैं, बिजली से चलने वाला जो आपका एक ऐसा अप्लायंस है जो आप उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से कुकिंग के लिए, वही यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका एप्लीकेशन है ब्रेक्स में भी, उसका एप्लीकेशन है, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में भी इसका यहां से एडी करंट का बहुत ही रोल है। हम बात करेंगे बच्चों यहां से इंडक्टेंस की, क्योंकि इंडक्टेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ईएमआई चैप्टर के अंदर, क्योंकि ईएमआई के अंदर जो लास्ट में जो वर्ड है इंडक्शन वो यहीं से ही निकल करके आता है, इंडक्टेंस से ही।
और इंडक्टेंस का जो मीनिंग है वो हमें यहां से देखना है। देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने कोई भी कोइल को, किसी भी कोइल को अगर हम हेलिकल पाथ में अरेंज करें या किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर उसको लपेट दें, मतलब हेलिकल पाथ में उसको रीअरेंज कर दें, तो जितने यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हम उसे पर्टिकुलर लेंथ के अंदर देंगे, तो हम कहेंगे कि इसका जो इंडक्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। अच्छा, जो इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एल, और वो एल डिफाइन कैसे है, एल डिफाइन है E अपॉन डी आई बाई डी टी। किससे डिफाइन है बच्चों, E अपॉन डी फाई बाई डी टी। ई का मतलब क्या होता है, आपका ईएमएफ होता है, ई का मतलब आपका होता है यहां से ईएमएफ, और डी आई बाई डी टी का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मतलब कुल मिला के बात यह है, कुल मिला के बात यह है कि जिस रेट से करंट चेंज होगा, जिस रेट से करंट चेंज होगा आपका, उसी रेट से आपका ईएमएफ बनेगा। जो डी फाई बाई डी टी है वो आपका एल डी आई बाई डी टी के ही इक्वल होने वाला है। ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, यहां से ई को आप क्या लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं डी फाई बी बाय डी टी, नीचे क्या आ जाएगा आपका डी आई बाई डी टी, और यहां से वही क्या बनेगा आपका इंडक्टेंस बनेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ईएमएफ है वो फ्लक्स के चेंज होने से बनता है, और यहां से जो इन दोनों का रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। क्लियर है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसे डी फाई बी बाय डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है, तो यहां से अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो निकल करके आएगा फाई बी, जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा आपका एल डी आई बाई डी टी। क्या होने वाला है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। जो फ्लक्स में चेंज, सॉरी, जो फ्लक्स में चेंज होगा उसे तो हम क्या बोल देंगे, यहां से ई बोल देंगे। जो फ्लक्स में चेंज होगा बच्चों उसे तो हम यहां से क्या बोल देंगे, ई बोल देंगे। ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे यहां से ई। तो ई क्या होगा आपका, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि यहां पे हमेशा माइनस लगता था, वो माइनस को हमने इधर से ट्रांसफर इधर की साइड में कर दिया है। तो ईएमएफ जो बनेगा वो एल डी आई बाई डी टी बनेगा। तो हमेशा आपको एल डी आई बाई डी टी याद रखना है, लेकिन हमेशा आपको यह भी याद रखना है कि जैसे ओम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस हम लिखते थे, ओम्स लॉ के अंदर जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते थे वो क्या लिखते थे, V बाई आई। लेकिन आपको हमेशा एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ओम्स के नियम के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि अगर यहां से आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, किसी भी सर्किट के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी वहां से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस रेशियो में आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे या वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, उसी रेशियो में आपका करंट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो नो डाउट आपको ये तो क्लियर हो गया कि यहां से अगर V 2 टाइम हो चुका है, V अगर 2 टाइम हो चुका है तो I भी ऑटोमेटिक 2 टाइम होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट हुई, ये तो इन बात पे डिपेंड ही नहीं करती। इसी वजह से ही जो L भी है, जो L भी है बनता तो डी फाई बाई डी टी बाई डी आई बाई डी टी है। मतलब जितना यहां से ईएमएफ बनता है और जितना करंट में चेंज होता है उतना। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जितना यहां से करंट में चेंज होगा उतना का उतना ही क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। मैं आपको बात बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आपको ये पता है कि किसी भी इंडक्टर के अंदर, किसी भी इंडक्टर के अंदर अगर आप कोई करंट फ्लो करवा दें, किसी भी इंडक्टर के अंदर आप अगर कोई यहां से करंट फ्लो करवा दें और उस करंट को क्या कर दें, वेरी करवा दें, उस करंट को क्या कर दें, वेरी करवा दें, तो यहां से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। वो बैक ईएमएफ होगा, लेंस के लॉ के हिसाब से ऐसा ईएमएफ जनरेट होगा जो उसको अपोज करेगा जिससे वो ईएमएफ खुद बना है। अब आप मुझे बताइए कि ईएमएफ अगर बना है तो इंक्रीजिंग करंट से बना है। मान लीजिए कि आपने इंक्रीजिंग करंट से ईएमएफ को बनाया है, तो ईएमएफ ऐसा बनेगा जो इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब यहां से एक्चुअली एक ऐसा ईएमएफ, यहां से एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा जो इस इंड्यूस्ड करंट को क्या करेगा, इस जो गिवन करंट को, इसको इंड्यूस्ड करंट से क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वैसे ही इंड्यूस्ड करंट भी बनेगी, और जो आपने करंट इसके अंदर वेरी करने वाली करंट डाली थी, बढ़ती हुई करंट डाली थी, ये जो करंट बनेगी इस बढ़ती हुई करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। यही बात मैं इस वीडियो लेक्चर में शुरू से आपको बता रहा हूं कि लेंज का जो लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब यह है कि एनर्जी कभी भी क्या रहती है, ना तो बनाई जाती है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन जो हमेशा वो रहने वाली है वो क्या रहने वाली, कंजर्व रहने वाली है। एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है।
तो यहां से यूनिट लिखते हैं, इसकी जो यूनिट होगी बच्चों, जो यूनिट होगी इसकी वो क्या होगी, यहां से हेनरी होगी। अच्छा, और आप इसकी अगर यूनिट लिखना चाहें, आप अगर इसकी और यूनिट लिखना चाहें तो जो करंट के यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं, ये तो क्या है ईएमएफ है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और ये क्या है आपका एम्पियर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर क्या बनेगा आपका यहां से, वोल्ट सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, यही आपकी क्या बनती है, हेनरी जो है वो हेनरी इसकी एसआई यूनिट है, लेकिन ये इसकी क्या है बच्चों, डिराइव्ड यूनिट है। क्या है इसकी, डिराइव्ड यूनिट। होप सो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके ऊपर जो हम बातें कर रहे हैं उसी पे बेस्ड हम यहां से जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं ताकि कुछ हमारा छूटे ना यहां से। इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बिल्कुल, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसी का रेशियो ही क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। इसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं इस एल को, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सर्किट। मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को, जो कंडक्टर है उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है और यहां से मैग्नेटिक परमेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और किन्हीं बातों पे डिपेंड नहीं करता है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप यहां से फ्लक्स का चेंज अगर बढ़ा देंगे तो एल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप फ्लक्स का चेंज बढ़ाएंगे तो इसका मतलब करंट आप बढ़ा ही रहे थे तभी फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स का चेंज तभी बढ़ता हुआ मिलेगा जब आप करंट को बढ़ाते हुए मिलेंगे। आप करंट को घटाते हुए मिलेंगे तो यहां से ये अलग तरीके से वेरी करेगा और रेशो कभी भी नहीं बदलेगा, रेशो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो यहां से डायमेंशन हो गए इसके ml2 t की पावर -2 a-2। यहां से ये इसके क्या होंगे बच्चों, डायमेंशन होंगे। आपको हमेशा ये डायमेंशंस क्या रखने हैं, याद रखने हैं। चलो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर हम बात करेंगे यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे बच्चों, यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि जैसे हमने कोई भी कॉइल में करंट फ्लो करवाया, हमने कोई भी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाया, तो जो करंट फ्लो हम करवा रहे हैं, जैसे इस कॉइल के अंदर आप लोग देखेंगे करंट फ्लो हो रहा है ना, इस कॉइल के अंदर कैसे करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस कॉइल में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और यहां से इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, यहां से इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। समझ में आ रही है कुछ बात आप लोगों को, ये क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो L होगा, जो L होगा वो आपका क्या होगा, N phi B by I। क्या होगा, N phi B by I। होप सो यहां तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। क्या है सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या एक कॉइल की एक प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब अगर आप यहां से वेरिएबल करंट फ्लो करवाते हो तो उस वेरिएबल करंट को अपोज करती है। मतलब यह हुआ कि अगर आप यहां से इंक्रीजिंग करंट फ्लो करवाते हैं, अगर आप यहां से इंक्रीजिंग करंट फ्लो करवाते हैं तो यहां से कुछ ऐसी करंट फ्लो होगी जो उस इंक्रीजिंग करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। मतलब अगर करंट तेज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप डिक्रीजिंग करंट डाल रहे हैं, उस कॉइल के अंदर डिक्रीजिंग करंट डाल रहे हैं, तो जो ईएमएफ बनेगा वो उस डिक्रीजिंग करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। और डिक्रीजिंग का अपोज जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। मतलब जब भी अगर किसी कॉइल में डिक्रीजिंग करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट को वेरी कर रहे हैं, डिक्रीज करते हुए वेरी कर रहे हैं, तो जो इंड्यूस्ड करंट बनेगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी। तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करंट को उसके अंदर फ्लो करवा रहे हैं, उसको वेरी करवा रहे हैं, तो जो ईएमएफ बनेगा वो उस करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये तो बड़ा ही एक इजी फॉर्मूला है, आपको बताया है मैंने अभी अभी कि L di by dt यहां से बनता है, ईएमएफ का L di by dt बनता है और L का फॉर्मूला यहां से N phi B by I बन जाएगा। ठीक, कैसे बना देखो, अभी अभी समझाया था कि L क्या होता है आपका, L होता है d phi B by dt अपॉन di by dt। समझ में आ रही बात? तो अगर एक कॉइल है तो phi b d phi by dt आएगा, लेकिन अगर n कॉइल्स है तो n d phi by dt आएगा। dt से dt क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल, तो L क्या आएगा, n phi b by I। d phi b को phi b बोल सकते हैं और di को I भी बोल सकते हैं। तो यहां से n phi b by I ही आपका यहां से सेल्फ इंडक्टेंस निकलेगा। ये जो बातें हैं ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की है, सेल्फ इंडक्टेंस की बात अलग है।
तो आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर इंक्रीजिंग करंट होगी तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा कि वो उसको क्या कर जाए, ओपोज कर जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये जो मेरी फिंगर्स हैं वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां से बढ़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड, जो बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि करंट बढ़ने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा। तो ये ऐसा करंट फ्लो करवाएगा जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड घटने लगे, तो ये ऐसा करंट फ्लो करवाएगा जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड घटने लगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करने लगे ताकि यहां इसका ओपोज हो जाए। ठीक है, अगर आप बढ़ते हुए करंट डालते हैं तो, अगर घटती हुई करंट डालते हैं तो घटती हुई करंट को वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, बढ़ती हुई करंट को क्या करेगा, पीछे खींचेगा। बढ़ते हुए को पीछे खींच लो और डूबते हुए को सपोर्ट कर दो। क्लियर है, बढ़ते हुए को पीछे खींच लो, बढ़ती हुई करंट को पीछे खींच लो और डूबती हुई करंट को क्या कर दो, सपोर्ट कर दो। एमसीक्यूज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। देख लेते हैं क्या बोलना चाहता है ये। सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू अपोज एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बोल दिया ना, चेंज करेगा, इंक्रीजिंग है तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग है तो इंक्रीज करेगा, ऐसा सपोर्ट कर देगा उसको। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोला जाता है इसको, बाय इंड्यूसिंग अ बैक ईएमएफ वोल्टेज दैट counteracts the change and storing energy in its magnetic field measured in Henry। यहां पे क्या कर दिया जाएगा, मेजर हेनरी में कर दिया जाएगा। और यहां से बोल रहा है कि जो काउंटर एक्ट होगा वो आपका ओपोज करने के लिए ही होगा। बढ़ती को घटा दो, घटती को बढ़ा दो, यही आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यहां से नेक्स्ट इसके पार्ट की, जिसमें हम देखते हैं कि सोलेनॉइड की वजह से जो सेल्फ इंडक्टेंस बनता है वो कैसे बनता है, लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से। और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले जो मटेरियल है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां से डेरिवेशन बनके इसका निकल करके आता है। तो देखते हैं, ध्यान से एक एक चीज पढ़िएगा, एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज पूरी क्लियर करूंगा, बताऊंगा अच्छे से। ध्यान से देखना है, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। अब आप मुझे बताइए कि जब भी आपके पास कोई लॉन्ग सोलेनॉइड होता था तो उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था वो क्या बनता था, बोलो, म्यू नॉट एनआई बनता था। बिल्कुल, म्यू नॉट एनआई बनता था। और यहां से जो आपका एन होता था, यहां से जो आपका एन होता था वो क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बिल्कुल, तो आप यहां से बी के बारे में क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। मतलब ये आपका यहां से म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई क्या बन गया है, फील्ड बन गया है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। ठीक है, जानते हैं आप लोग, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि फ्लक्स कैसे निकाला जाता है। फ्लक्स निकाला जाता है बी ए से, बी डॉट ए से। तो बी डॉट ए से क्या निकालोगे आप, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई इंटू क्या कर देंगे भैया, ए कर देंगे। क्लियर है, देखिए जो फ्लक्स निकाला जा रहा है वो ऐसे ही निकाला जा रहा है। ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए। आगे क्या बोलता है, आगे ये बोलता है कि जो फ्लक्स होगा, जो वो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स तो किसके इक्वल होगा, टोटल फ्लक्स तो यहां से किसके इक्वल होगा, टोटल फ्लक्स आपका होगा यहां से जो एन फाई है इसके इक्वल होगा। जैसे एरिया को क्या बोला इसने, ए बोला। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड, फ्लक्स थ्रू द ईच टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो फ्लक्स अभी तक क्या बन रहा है हमारा, फ्लक्स ये बन रहा है। लेकिन यहां से अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए देखें, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए देखें, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जो फ्लक्स टोटल बनेगा, जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। ये तो क्या है, एक टर्न के लिए फ्लक्स है, एक टर्न के लिए फ्लक्स है। तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, n फाई बनेगा। तो n फाई अगर इधर n का इंटू होगा तो इधर भी n का इंटू होगा। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर, n का इंटू होगा तो क्या होगा, म्यू नॉट n स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई ए बाई एल। क्या हो जाएगा, आई ए बाई एल। क्लियर, आ रही है आप लोगों को बात समझ में, बहुत बढ़िया। देखो आप लोग यहां से जानते हैं कि जो एन फाई होता है, जो एन फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, एल आई के। जो एन फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, एल आई के। तो एल आई आ जाएगा, अभी भी समझाया था ना, देखो जो एन फाई बी होता है वो किसके इक्वल होता है, एल आई के। तभी तो एल बताया था ना आपको, एन फाई बी बाई आई, है ना, एन फाई बी बाई आई। तो एल आई के इक्वल कर देंगे यहां से, तो ये क्या हो जाएगा,
N5 को किसके इक्वल कर देंगे बच्चों, Li के। तो यहां से आ जाएगा आपका म्यू नॉट N स्क्वायर आई ए बाई एल। तो I से क्या, I क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। तो L कितना आ जाएगा, जो L का जो फॉर्मूला निकल करके आएगा सोलेनॉइड के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस है, जो सोलेनॉइड के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो क्या आएगा आपका, म्यू नॉट N स्क्वायर ए बाय एल। क्या होगा, म्यू नॉट N स्क्वायर ए बाय एल, म्यू नॉट N स्क्वायर ए बाय एल। लेकिन अगर हम बात करें दो सोलेनॉइड की जो आपस में म्यूचुअली कोएक्सियल हो, मतलब एक ही एक्सिस पे दो सोलेनॉइड हमने बनाए हैं, तब यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं बताता हूं आपको यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक बात और देख लीजिए कि जब म्यू नॉट हम यूज करते हैं, इसका मतलब वहां पे बीच में क्या है, एयर है या वैक्यूम है और कोई भी मटेरियल वहां नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहां से यूज करते हैं क्या, कोई मटेरियल या कोई सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, तो यहां पे रिलेटिव जो परमेबिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। रिलेटिव परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्या, ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां से जो म्यू आर है वो क्या होता है, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। क्या होता है, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। और म्यू नॉट एन आई की जगह पे आपको मीडियम अगर डालना है तो म्यू एम लिखना पड़ेगा, और म्यू एम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, म्यू आर म्यू नॉट। तो यहां पे म्यू एम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर। तो म्यू एम एन स्क्वायर ए बाई एल, ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन म्यू एम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल। ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर वहां पर मीडियम है, आयरन कोर डाला हुआ है, या कोई भी जो मटेरियल है वो वहां मौजूद है, एयर मौजूद नहीं है। अगर एयर मौजूद है तो सिंपल फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। अगर एयर नहीं है, कोई मीडियम है, तो बनेगा आपका म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए बाय एल। मैं यहीं से ही आपको बात बता देता हूं, जो सेल्फ इंडक्टेंस के साथ साथ हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पढ़ते हैं। उस म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर जब हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं तो दो सोलेनॉइड को एक ही एक्सिस पे, दो सोलेनॉइड को यहां से एक ही एक्सिस पे अरेंज कर दिया जाता है। इनके एक्सिस एक ही है, ये ब्लैक वाली इनकी एक्सिस है, सेम एक्सिस, कॉमन एक्सिस, कोएक्सियल सोलेनॉइड है। ठीक है, तो यहां पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M, L तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन हम इसके जस्ट बाद में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसी बात को सब हम पहले यहां सोलेनॉइड के फॉर्म में देख लेते हैं कि जब एक के ऊपर एक सोलेनॉइड कोएक्सियल एक ही एक्सिस के ऊपर रख के किसी एक में से करंट फ्लो करवाएंगे, किसी एक में से एक वेरिएबल करंट फ्लो करवाएंगे, तो उसमें से फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स जो बनेगा वो दूसरे में से भी क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे मान लो हमने रेड वाले के अंदर यहां से कोई करंट को फ्लो करवाया, तो इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा, जो फ्लक्स चेंज होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, वो क्या करेंगी, यहां से बड़े वाले में से भी वेरी करने लगेंगी। बनने के लिए तो बनेंगी, वो नीचे अंदर वाले से वेरी करने के लिए बनेंगी सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो दूसरे वाले के अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर देगा। मतलब पहली कॉइल के अंदर से बहने वाला करंट, पहली कॉइल के अंदर से बहने वाला करंट दूसरी कॉइल में से फ्लक्स को चेंज करवा देगा, दूसरी कॉइल के फ्लक्स को चेंज करवा देगा। तो दूसरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो आएगा आपका म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। अच्छा, N1 क्या होगा, N1 होगा एक कॉइल के अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इन प्राइमरी कॉइल, और N2 आपका होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये बात यहां पे बताना जरूरी थी। चलो एक न्यूमेरिकल लगाते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, तो लेंथ दे दी आपको, कितनी दे दी भैया, 0.5 मीटर, हैज 400 टर्न्स। आपको n कितना दे दिया, यहां से 400 टर्न्स दे दिया, 400 टर्न्स दे दिया। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस दे दिया आपको यहां से कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर में ले लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस आपको बताना है, अज्यूम एयर कोर। तो यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, म्यू नॉट, एयर कोर बोला है साफ साफ, तो म्यू नॉट ही लेंगे, म्यू नॉट म्यू आर नहीं लेंगे। म्यू आर लेंगे तब लेंगे जब मीडियम आएगा, मीडियम आएगा तो अगला देगा आपको रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू देगा, म्यू आर की वैल्यू आपको देगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, म्यू नॉट एन ए
क्या है आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, क्या है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, क्या फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो एल ही कैलकुलेट करना है। आप लोग जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है 10 टू द पावर -7 होती है। तो यहां से म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। क्लियर है। n कितना है आपके पास 400 है, तो 400 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 1 2 3 4, 40 यहां से लगा देंगे। अच्छा, जो एरिया होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, एरिया ए यहां से क्या है एरिया है ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड। ए का मतलब क्या है ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड, और सोलेनोइड की ईच टर्न कैसी होती है सर्कुलर शेप की होती है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आएगा भैया पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 10 टू द पावर -4, और यहां से लेंथ कितनी है आपकी 0.5 मीटर। तो आपको इसे यहां से क्या करना होगा बच्चों सोल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे भैया 1 2 3 4, ठीक है। 0 कितने हो गए आपके पास 4 हो गए, और ये क्या हो गया आपके पास माइनस के 11, तो कितना आ गया माइनस का 7 आ गया। क्या आ गया माइनस का 7। तो ये 4 और 4 जा क्या हो गए 16, 16 16 जा क्या हो गए 256। तो यहां से इधर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ये 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपका 256 इंटू पाई, पाई मतलब पाई का स्क्वायर, पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा आपका पाई का स्क्वायर, और 10 टू द पावर माइनस कितना आया था माइनस का 7 आया था, क्योंकि ये तो आपका कैंसिल आउट हो ही गया इन 40 से, आपका ये 40 तो कैंसिल आउट हो ही गया, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है 0.5, 0.5 मतलब क्या आ जाएगा यहां से 1/2, 1/2 का ऊपर आ जाएगा 2, तो 256 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -7 को अगर आप सोल्व करेंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड, मतलब वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड, मतलब वोल्ट सेकंड पर एम्पियर में, मतलब हेनरी के अंदर आपकी यहां से वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यूज हमने ठीक डाली है, कोई इशू नहीं है, इसको सोल्व कर लेंगे, वही आपका यहां से क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस की। और अच्छा, सबसे पहले बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड एंड इंडक्टर। किसी इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, किसी भी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। देखो इंडक्टर को हमने लगाया हुआ है, इस इंडक्टर को हमने लगाया हुआ है एसी सोर्स के अंदर। किसमें लगाया हुआ है इंडक्टर को एसी सोर्स के अंदर। इंडक्टर को किसमें लगाया है ये है आपका इंडक्टर, और इसको लगा दिया है किसमें एक एसी सोर्स में। किसमें लगा दिया है बच्चों एक एसी सोर्स में लगा दिया है, ठीक है। अब आप लोग यहां से जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि जो E होता है, जो E होता है वो क्या होता है -L/di/dt। क्या होता है माइनस का L/di/dt, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि यहां से क्या आप di की वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल di की वैल्यू लिख सकते हैं। di की वैल्यू क्या होगी edt/l, मतलब माइनस का edt/l होगी। तो di की वैल्यू मान लिया आपने edt/l, तो यहां से di की वैल्यू क्या निकाल दी, देखो di की वैल्यू क्या निकलेगी, di यहीं रह जाएगा dt और l नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा E/l। क्या आ जाएगा यहां से आपका E/l इंटू dt। क्या आ जाएगा E/l इंटू dt, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो स्मॉल सा वर्क डन होगा अगर यहां से थोड़े से टाइम इंटरवल के अंदर देखा जाएगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड। और एनर्जी कब स्टोर्ड होगी जब हम कोई ना कोई वर्क करेंगे, तो जो वर्क है वही एनर्जी के अंदर चेंज होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं उनका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में बदलाव का कारण बनेगा। तो यहां से बस वही कंसेप्ट यूज करेंगे और हम लिखेंगे कि छोटा सा जो dw है, जो छोटा सा वो dw, देखो आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासेस के अंदर यहां से वर्क के बारे में पढ़ा होगा कि वर्क ही क्या है एनर्जी है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है VI इंटू टी। क्या होता है बच्चों VI इंटू टी। तो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए मुझे बताइए, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो छोटा सा dw होगा वो क्या होगा, v की जगह तो हम यहां पे क्या यूज करते हैं पहले बता चुका हूं, v की जगह हम क्या यूज करते हैं e यूज करते हैं। तो EIdt क्या यूज करेंगे EIdt। तो आप मुझे बताइए यहां से कि अगर आपको यहां से इसका dw का
टोटल वर्क डन निकालना है तो पक्का पक्का आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, वर्क ही एनर्जी बनेगी, लेकिन जो ई होगा वो आपका बाहर आएगा। क्या होगा जो, अच्छा यहां से अपन क्या करेंगे, इस ईडीटी को लिख देंगे एलडीआई। इस ईडीटी को यहां से क्या लिख देंगे बच्चों, इस ईडीटी को यहां से लिख देंगे एलडीआई। इस ईडीटी को क्या लिख देंगे यहां से, एलडीआई। तो क्या बन जाएगा ये, इंटीग्रेशन एल डी आई इंटू आई। क्या हो जाएगा, एल डी आई इंटू आई। ईडीटी को क्या लिख दिया हमने, एल डी आई। तो एल डी आई इंटू आई, तो एल आई हो गया। तो एल तो हेनरी में होता है इसलिए कांस्टेंट है, वो तो बाहर आएगा। तो आई डी आई क्या बचेगा, आई डी आई। और आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां से आई स्क्वायर बाय 2। क्या होगा, यहां कर देते हैं, आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहां से जो वर्क निकल करके आएगा वो आपका आ जाएगा एल आई स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगा देंगे यहां से 0 से लेके आई तक। तो क्या हो जाएगा, 1/2 एल आई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/2 एल आई स्क्वायर। तो जो एनर्जी होगी वो वर्क ही एनर्जी में स्टोर होगा, जितना वर्क किया जाएगा वही एनर्जी में स्टोर होगा। क्लियर है, तो आपका यहां से ये एक नया जो वर्क है वो रेडी हो चुका है। वर्क ही आपकी एनर्जी है, तो एनर्जी क्या हो गई आपकी, 1/2 एल आई का स्क्वायर। एल यहां से क्या है आपका सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है, आई क्या है, गिवन करंट है। नोट कर लीजिए आप लोग, एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, इजी सा न्यूमेरिकल है। देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, किसी इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उस पे बेस्ड अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, 1/2 एल आई स्क्वायर। क्या होती है, 1/2 एल आई स्क्वायर। तो इसी पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जो एल की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, यहां से 5 हेनरी, और जो आई की वैल्यू है वो कितनी गिवन है आपकी 6 एम्पियर। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, 1/2 एल आई स्क्वायर। 1/2 एल की वैल्यू कितनी है 5, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, यहां से आपका कट होगा 18 टाइम 18 5 जा क्या हो जाएगा 90 जूल। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो डेरिवेशन है ये भी अक्सर आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि किसी भी इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसको डिराइव कीजिए, इसके एक्सप्रेशन को लिखिए, और साथ में न्यूमेरिकल भी आपको दे सकते हैं। तो ये वाला मैटर आपका यहां से खत्म होता है। बात करते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस की, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस हमने काफी पढ़ लिया है, सोलेनोइड के बारे में पढ़ लिया है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने 2 सोलेनोइड को लेकर भी बता दिया है, फॉर्मूला डायरेक्ट बताया है। ठीक है, डिराइव आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं, सारे भी करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस की, और सेल्फ इंडक्टेंस के बाद हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। देखो बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है कि अगर हमने एक कॉइल ली, एक कॉइल के अंदर हमने एसी सोर्स लगाया, एसी सोर्स लगाने से उसके अंदर करंट ऑटोमेटिक वेरिएबल हो गई, वेरिएबल करंट होने से उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल बना, और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को हमने दूसरी कॉइल को इस प्रकार उसके साथ ओरिएंटेशन सेट किया जिससे जो पहली कॉइल के अंदर बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स था, जो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स था, वो दूसरी कॉइल में से पास करे। तो दूसरी कॉइल ने कहा कि मेरे पास वेरिएबल फ्लक्स आया, और वेरिएबल फ्लक्स अगर मेरे पास आएगा तो मैं तो करंट बनाऊंगी, मैं तो बैक ईएमएफ बनाऊंगी, बस सिंपल सी बात है। अब आप देख सकते हैं ये जो सेकंड कॉइल है ये फर्स्ट कॉइल के नजदीक जा रही है, फर्स्ट कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, चेंज होने से सेकंड कॉइल के अंदर, यहां से देखो सेकंड कॉइल के अंदर देखो यहां पे एनर्जी आपकी बनने लगेगी, और एनर्जी बनने लगेगी तो बैक ईएमएफ बनने लगेगा, और बैक ईएमएफ हो जाएगा, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट भी यहां से बनने लगेगी। तो आप लोगों को यह देखना है कि जो φ2 होगा, जो आपका φ2 होगा वो होगा आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बोलो I1 के, होगा कि नहीं होगा। जो φ2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, I1 के। अगर मैं n नंबर ऑफ टर्न्स में टोटल फ्लक्स देखूं तो क्या लिखूंगा, n φ2, बोलो क्या लिखूंगा यहां से n φ2। तो जो n φ2 वो होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो टोटल फ्लक्स इस कॉइल में से, जो टोटल फ्लक्स इस कॉइल में से पास करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I1 के। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, जैसे वहां पे हम सेल्फ इंडक्टेंस में क्या लिखते थे कि n φ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। ठीक है, क्योंकि वहां पे I1 I2 नाम का कुछ सिस्टम नहीं था, N1 N2 नाम का भी कोई सिस्टम यहां से नहीं था।
लेकिन फिलहाल यहां पे हमें N2 लेना होगा, क्योंकि N2 क्या है, नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहां पे तो N1 N2 का काम नहीं था, इसीलिए तो सीधा N phi इज इक्वल्स टू Li कर दिया था, और L की जो वैल्यू थी वो क्या थी, N phi बाई I थी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जो N2 phi 2 होगा वो इक्वल होगा M इंटू I1 के। तो जो M की वैल्यू बनेगी, जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बनेगी, वो क्या बनेगी, N2 phi 2 बाई I1। ये आपको ध्यान रखना है, N2 phi 2 बाई I1। क्लियर है? अच्छा, तो N2 phi 2 I1 बनेगा। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि जो आपका E2 होगा, जो आपका E2 होगा वो यहां से कैसे निकालेंगे आप। अच्छा, M को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे L को आप क्या लिख, यहां से E1 को क्या लिखते थे सेल्फ इंडक्टेंस में, E1 को क्या लिखते थे, माइनस L डी बाई डी लिखते थे। तो बस यहां से E2 को आप क्या लिख दो, माइनस का M di1 बाय dt। क्या लिख देंगे, माइनस का M di1 बाय dt। अब di1 क्यों आया, di2 क्यों नहीं आया, देखो भैया 1 में करंट वेरी हो रहा है तभी तो ईएमएफ बन रहा है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, बस यही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्या कहना चाहता है देख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल वेयर अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, changing current in one coil creates changing magnetic field which in turn induces a voltage या फिर electromotive force या फिर EMF in a nearby secondary coil even without direct connection, fundamentally used in transformers, motors and यहां से wireless charging। This interaction measured in Henry, ये भी Henry में ही मेजर होगा, depend on how well the magnetic flux linked with two coils influenced by their distance, orientation and core material। बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छा फ्लक्स, जो E2 है वो डिपेंड करता है कि कितना अच्छा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। यूज कहां होगा, ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होगा, मोटर में यूज होगा और वायरलेस चार्जिंग में भी यहां से यूज होगा। वायरलेस चार्जिंग आजकल बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है, कॉर्डलेस चार्जिंग भी हम उसे यहां से बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि इन्फ्लुएंस किससे हो जाएगा, जो E2 है, जो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ बन रहा है वो किससे इंड्यूस, किससे इन्फ्लुएंस होगा, यहां से वो यहां से इन्फ्लुएंस होगा एक तो इनके बीच में होने वाली डिस्टेंस के। कई बार आप कॉइल को दूर रख लेंगे, डिस्टेंस प्रॉपर नहीं कम करेंगे तो आपका यहां से फ्लक्स वेरी नहीं करेगा, फ्लक्स पास ही नहीं करेगा तो वेरी कहां से करेगा। ओरिएंटेशन, कई बार आप इस कॉइल को मान लो, इसको तो आप यहीं सेट रखते हैं, इस वाली कॉइल को आप यहां ऊपर ले आएंगे तो इतना अच्छा खासा फ्लक्स यहां से इसमें से चेंज नहीं होगा। ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और कोर मटेरियल भी इसमें डिपेंड करता है। अगर आप यहां से कोर मटेरियल इंसर्ट करेंगे और अच्छा यहां से फ्लक्स बनेगा और अच्छा फ्लक्स अगली कॉइल में से पास करेगा और उतना ही अच्छा बैक ईएमएफ वो यहां से देगी, उतना ही अच्छा बच्चों इंड्यूस्ड करंट देगी। बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत टेक्निकल ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ये अच्छे खासे मार्क्स का चैप्टर है, 5 से 6 नंबर इसके बनते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस पे एक क्वेश्चन की, और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे जो क्वेश्चन आया है उसको कर देते हैं फटाक से। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो आप लोग, पढ़ो, देखो अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है करंट इन ए प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 4 एम्पियर टू 8 एम्पियर इन 0.5 सेकंड। दिस induces an EMF of 550 millivolt in the secondary coil. Calculate the mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता था, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता था, L क्या होता था, यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 क्या होता था, या E क्या होता था, माइनस का L di बाई dt। तो यहां से E2 क्या लिखेंगे, बोलो E2 क्या लिखेंगे, यहां से जो E2 है वो E2 कैसे लिख लेंगे, E2 लिख लेंगे यहां से माइनस का M di1 बाय dt। मतलब अगर आप लोगों को यहां से E2 गिवन है, di1 बाई dt गिवन है, तो आप M यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हेनरी में यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, E2 कितना है, 50 मिली वोल्ट है, तो इसको 10 टू द पावर -3 से इंटू करके किस में बदल लेंगे, वोल्ट में बदल लेंगे। M तो आपको यहां से क्या करना है बच्चों, निकालना है, तो M तो माइनस का साइन तो केवल यहां पे डायरेक्शन का है, माइनस का साइन तो अपोज करता है लेंस के लॉ के हिसाब से, इसीलिए माइनस लगाया जाता है। यहां न्यूमेरिकल में माइनस नहीं भी लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, di बाई dt क्या होता है कि कितना करंट यहां से पर सेकंड वेरी कर रहा है, तो कितना करंट वेरी कर रहा है, 4 से 8 एम्पियर हो रहा है, लेकिन 0.5 सेकंड में हो रहा है।
तो 0.5 सेकंड में अगर 8 से 4 हो रहा है तो डी/dt कैसे निकालेंगे? 8 - 4 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो 8 - 4 क्या बनेगा? 4 टाइम टेकन क्या बनेगा? 1/2। तो जाएगा यहां से 8 एम्पियर पर सेकंड। डी/dt क्या आ जाएगा बच्चों? 8 एम्पियर पर सेकंड। 4 एम्पियर आधे सेकंड में चेंज हो रहा है ना, 4 एम्पियर आधे सेकंड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब 8 एम्पियर 1 सेकंड में यूज हो रहा है, 1 सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा भैया? 8 आ जाएगा। अब आपका m कितना आएगा? m आएगा आपका 50 इंटू अपॉन में 8 इंटू 10⁻³ ले लो, यहां से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 5/800 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5/800। तो ये आ जाएगा 0.00625 हेनरी। यही आपका यहां से फाइनल आंसर होने वाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। होप सो यहां से ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आते हैं बच्चों इस चैप्टर के वन शॉट वीडियो के लास्ट पार्ट पे। क्या है? एसी जनरेटर। एक ही शॉट में इसको हमने कंप्लीट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। बार बार हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर अगर अच्छे से आएगा तो आज जो आपका एसी है और जो ईएमडब्ल्यू है वो भी काफी अच्छे से आपसे होने लग जाएंगे। ठीक है, वैसे मैग्नेटिज्म का लास्ट चैप्टर इसको बोलते हैं, लेकिन एसी के अंदर काफी काम में आता है। तो बात करते हैं एसी जनरेटर की, क्योंकि जनरेटर लगाया है ऑल्टरनेटिंग करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करके ही जो नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर के आएंगे एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेशन के बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये दिमाग में फिट कर लेना है कि जो एसी जनरेटर होगा, जो आपका एसी जनरेटर होगा, जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम है भैया जो आपकी यहां से मैकेनिकल एनर्जी है। जनरेटर का काम क्या है बच्चों? जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। यही यहां से जनरेटर का काम होता है। और मोटर इसका जस्ट ऑपोजिट है। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कितनी मैकेनिकल एनर्जी आपने दी उतनी की उतनी वहां से क्या बनने लगेगी? इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ बनने लगेगा। ठीक है, टरबाइन वगैरह आप लोगों ने सुना होगा नाम। टरबाइन को घुमाने के लिए यहां से जो डैम होता है उससे जो स्टोरेज वाटर होता है उसको किसी पर्टिकुलर हाइट से फॉल करवाया जाता है, तो उसे टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमने से यहां से टरबाइन पे जो शाफ्ट होती है वो उन मैग्नेट्स के बीच में घूमती है, और मैग्नेट्स के बीच में शाफ्ट घूमने से उस शाफ्ट पे मौजूद रेक्टेंगुलर कॉइल में से फ्लक्स लगातार बदलता रहता है, और लगातार फ्लक्स बदलने से ही आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट यहां से बनती है। ठीक है, एन एसी जनरेटर और ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कितनी बड़ी बात बोल दी कि यहां से जो एसी जनरेटर है वो जो आपके मैकेनिकल एनर्जी को ऑल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। किस पे बेस्ड करेगा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रिलेइंग ऑन ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और ए रोटेटिंग कॉइल विद इन ए मैग्नेटिक फील्ड टू इंड्यूस्ड वोल्टेज कॉमनली फाउंड इन पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में हमेशा से पाया जाएगा। तो इसका थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं। इसके बाद आपको इसका एक वर्किंग मॉडल दिखाएंगे जिसके अंदर से कैसे वो गोल गोल उसको घुमाया जाता है, क्या उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहां से मान लेते हैं ओमेगा। इसे ओमेगा से यहां क्या किया जा रहा है? धकेला जा रहा है। ठीक है, ये जो कॉइल देख रहे हैं आप येलो कलर की, उसे क्या किया जाएगा? यूं करके उसे रोटेट करवाया जाएगा मैकेनिकल मीन दे करके, मैकेनिकल मीन से रोटेट करवाया जाएगा। अपने आप को आप ये मत सोचना कैसा कोई करंट लगा रखी है क्या इसके अंदर, करंट लगाने से क्या रोटेट करता है क्या? अरे नहीं भाई, कोई रोटेट नहीं करता है। वो यहां से आपका मोटर का कॉन्सेप्ट है, ये यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेनी है, देनी नहीं है। देनी तो मैकेनिकल है। मैकेनिकल एनर्जी इंजन से भी दी जा सकती है, कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, बाय हैंड दे सकते हैं आप। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसके नामकरण किया है, मैंने इस पे नामकरण किया है। यहां से इस कॉइल का मैंने नाम दिया है बच्चों ए बी सी डी। इस कॉइल को क्या नाम दिया है? ए बी सी डी। एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बीच में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी
एरिया या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल अगर रोटेट करेगी तो उसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स भी क्या करेगा, वेरी करेगा। और फ्लक्स वेरी करेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, तो फ्लक्स वेरी करने से ईएमएफ बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए इसके अंदर हम यहां से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगाते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगाते हैं बच्चों, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं। और मैंने राइट हैंड रूल आपको बताया है अच्छे से कि राइट हैंड रूल करता क्या है। राइट हैंड रूल हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगा। तो कैसे देगा, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड को लगाना होगा किसमें, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको लगाना होगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है तो ये वाला हिस्सा पक्का पक्का ऊपर है, तो ये वाला हिस्सा ऊपर हो गया। तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगी वो कहां होगी, अंदर की ओर। मतलब यहां से जो करंट इंड्यूस होगी वो कहां होगी, अंदर की ओर। तो ये यहां से इधर से होती हुई, इधर से होती हुई, इधर से होती हुई यहां से करंट बनने लगेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये रोटेट होगा, जैसे जैसे मैकेनिकल मीन से रोटेट होगा, वैसे वैसे फ्लक्स क्या करने लगेगा, वेरी। और फ्लक्स वेरी करने से यहां से आउटपुट में करंट बाहर आएगा। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पे आई थी कि भैया जो आउटपुट करंट है वो बाहर कैसे आए। तो यहां पे क्या किया जाता है बच्चों, स्लिप रिंग लगाई जाती है। देखो ये एक हिस्सा जो कॉइल का है वो देखो इस सेकंड स्लिप रिंग पे कार्बन ब्रश से कनेक्ट है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो इसका यहां से इस कार्बन ब्रश से कनेक्ट है। एक्चुअली ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो यहां से कोई ना कोई लोड पे हम कनेक्ट करेंगे, तो जब भी हम इसको रोटेट करवाएंगे, जब भी हम इसको रोटेट करवाएंगे किसी भी ओमेगा से हम इसको रोटेट करवाएंगे यहां से, तो जैसे ही रोटेट करवाएंगे यहां से ये जो वायर्स हैं या जो सर्किट है ये क्या कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, जिससे ये ऑटोमेटिक आगे घूम नहीं पाएगा और यहां से कनेक्शन छूट जाएगा। इसीलिए स्लिप रिंग का यूज किया जाता है, ताकि स्लिप रिंग इसको गोल गोल घुमाने में मदद तो करे ही, साथ साथ फ्रिक्शन लेस तो मामला बनाए ही साथ साथ, लेकिन कांटेक्ट भी ना छूटे। लेकिन फिर भी कांटेक्ट छूटता है, इतना अच्छा ईएमएफ नहीं मिलता है। इस वजह से यहां पे लगाई जाती है बच्चों कार्बन ब्रशेस, और कार्बन ब्रश ही हमें एक अच्छा कांटेक्ट देती है, क्योंकि कार्बन जो होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और यहां से कार्बन ब्रश के थ्रू हम यहां से आउटपुट ले लेते हैं। ये हमारा एसी आउटपुट है, इसे स्टोर किया जा सकता है या कोई भी लोड में लगा करके उस अप्लायंसेस को चलाया जा सकता है। क्लियर है। अब इसका एक वर्किंग मॉडल देख लीजिए, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वर्किंग मॉडल में ही बिल्कुल आपको मजा आने वाला है कि एक्चुअली एसी जो है वो काम कैसे करने वाला है, एसी जनरेटर काम कैसे करने वाला है। देखिए इस वीडियो के अंदर देखिए, आप लोगों को ये बिल्कुल दिख रहा होगा कि किसी न किसी मैकेनिकल मीन से, किसी न किसी मैकेनिकल रास्ते से इसे गोल 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 घुमाया जा रहा है। अब इसे जैसे ही गोल 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 घुमा रहे हैं, इसमें से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा तो देखो ये जो स्लिप रिंग्स हैं, देखो ये ऐसे काम करती हैं। ये कार्बन ब्रशेज, ये इसका रियल एक तरीके से वीडियो है। और देखिए जैसे जैसे वेरी करता जा रहा है, यहाँ पे अब ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, देखो इधर रीडिंग, कभी इधर रीडिंग, इधर रीडिंग, कभी इधर रीडिंग। मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या बना रहा होगा, एसी बना रहा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट बना रहा होगा। चलो बात करते हैं इसके ऊपर, जो हमारे पास बातें हैं लिखी हुई वो क्या है, कैसी कैसी इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर से हमें लिख के आनी पड़ती है वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, और जो डायग्राम बनाना होगा वो आप लोग बनाएंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इसका देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है, लास्ट लेक्चर की ओर है, लास्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ए कॉइल ऑफ वायर आर्मेचर इज प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहा है कि एक कॉइल को यहां से, इस कॉइल को यहां से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एन और एस में लगा दिया जाए। रोटेशन, ए प्राइम मूवर लाइक टर्बाइन रोटेट द आर्मेचर और फील्ड मैग्नेट। यहाँ पे तो फील्ड मैग्नेट को भी आप रोटेट करवा सकते हो या फिर आर्मेचर को भी आप रोटेट करवा सकते हो, दोनों रोटेशन में काम हो जाएगा। चेंजिंग फ्लक्स, as coil rotated the magnetic flux linked it changes continuously. Induced EMF, the change in flux induces electromotive force across the coil ends according to the Faraday's law. Fleming right hand rule हमें क्या बताएगा यहां से कि कॉइल के अंदर जो EMF पैदा हो रहा है, जो करंट पैदा हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। Alternating current for the first half rotation, current flows one way, for the next half rotation रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है कि भैया अगर जो कॉइल रोटेट हो रही है वो इस डायरेक्शन में रोटेट होने के बाद में जो इस डायरेक्शन में अंदर की ओर करंट बन रही थी वो इस डायरेक्शन में कहां बनने लग जाएगी, इस डायरेक्शन में बाहर की ओर बनने लग जाएगी। तो कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, तो ऐसे करंट का डिफ्लेक्शन होगा।
बात करेंगे स्लिप रिंग की और ब्रशेस की। मैं आपको स्लिप रिंग और ब्रशेस के बारे में बता चुका हूं। फिर से चलते चलते एक बार इसके वर्किंग मॉडल को फिर से देखते हैं और समझते हैं क्या एक्चुअली यहां पे होने जा रहा है। ठीक है, देखिए आप लोग इस वीडियो को देखेंगे जैसे ही आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि भैया जैसे जैसे कोइल रोटेट होगी वैसे वैसे आपका यहां से जो ईएमएफ है वो क्या करने लगेगा बच्चों, बनने लगेगा। और जो एसी करंट आएगा वो आपका किस प्रकार आएगा, जिसका एक्सप्रेशन निकल करके आता है, वो आपका आता है यहां से E इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। और जो करंट बनता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी बनता है, जिसमें आई नॉट आपकी होती है क्या, पीक वैल्यू होती है। आई नॉट आपकी क्या होती है यहां से, आई नॉट आपकी यहां से क्या होती है, पीक वैल्यू। और जो ई नॉट होती है आपकी वो होती है पीक वोल्टेज। क्या होता है, पीक वोल्टेज। और इसे बोला जाता है आरएमएस, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। ये सब सारी बातें ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर की जाएगी। होप सो ये वन शॉट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारा नॉलेज आपने गेन किया होगा। इसे एग्जाम में लिख के आइएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।